Hello everyone. So today we'll start with our new topic, that is wealth and welfare. I hope you would have revised the previous topics and you are very much clear with all those previous topics. So today we'll know about what is difference between wealth and welfare. The concept of wealth and welfare frequently appear in economic discussion and are very important in economics. Hence must be clearly understood at this stage. आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त बहुत दफा वेल्थ और वेलफेयर सुनने मिलेगा, तो वेल्थ और वेलफेयर का मतलब जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ. Since the time when Adam Smith gave the definition of economics in context of wealth, the subject of wealth become extremely important in economics. देखो एडम स्मिथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, तो इसी वजह से जब से एडम स्मिथ ने वेल्थ का जिक्र किया तब से इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया था. Let's understand the meaning. In understanding of Alfred Marshall idea, wealth is something which is useful, scarce, capable of getting exchanged and can be owned by somebody. Wealth वो हर चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन आपका यूजफुल है. यस. स्कैर्स, ऑफ कोर्स, जैसे आप फोन लेने जाते हो मतलब अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं रहता ना उसका. फिर कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, अगर आप ये फोन बेचोगे तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे. यस. एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, आप उसके ओनर हो तो वो क्या है, वेल्थ है आपका. तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो यूजफुल होना चाहिए, फिर स्कैर्स होना चाहिए क्योंकि वो स्कैर्स होगा तभी उसकी वैल्यू होगी. कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, उसको एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए उसकी. एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, और कोई भी उसे ओन कर सकता है. आई रिपीट, क्या क्या होना चाहिए, शुड बी यूजफुल, स्कैर्स, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी. Repeat after me. Useful, scarce, capable of getting exchange and can be owned by somebody. Let's take another example. जैसे आप जिस घर में आप रह रहे हो वो घर, तो घर क्या है, यूजफुल है, स्कैर्स है, ऑफ कोर्स, केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, अगर कल आप ये घर बेचना चाहो तो बेच सकते हो. यस. एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, आपकी ओनरशिप है उसके ऊपर, तो इट इज अ वेल्थ. समझ में आया. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वही जो हमारी डेफिनेशन में है, यूजफुल, स्केर्स, कैपेबल एंड ओन्ड. यूजफुल, स्केर्स, कैपेबल एंड ओन्ड. USCO, USCO, that is useful, scarce, capable and owned. Okay. अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इट शुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस. अगर वो चीज आपको यूजफुल नहीं है, अगर ह्यूमंस को वो यूजफुल नहीं है, अगर वो उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं करती तो वो वेल्थ नहीं कहलाती. समझ में आया. आपका घर ले लो, आपका फोन ले लो, आपके घर में हर वो नेसेसिटी, वो चीज जो आपको जरूरत है उसकी, जो यूजफुल है, ठीक है, इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स. हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली चीज, हमारे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, हमारा घर, हमारे लैपटॉप्स, हमारे पीसी, हमारा म्यूजिक सिस्टम, टीवी, एवरीथिंग. आपके घर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं पड़ी होगी, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूजफुलनेस होगी जरूर. घर में जो सोफे है वो, बेड है वो, ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करती है. Therefore, goods which are useful in satisfying needs of human being are wealth. तो वेल्थ क्या होता है, हर वो चीज जो आपकी जरूरतें पूरी करे, उसका मतलब होता है वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल हाउस, व्हीकल एंड प्रेशियस ज्वेलरी. सेकेंड, इट शुड बी स्केर्स. अगर वो चीज की बहुत ज्यादा अबंडेंट सप्लाई है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती. जैसे यूजफुल तो हमारे लिए एयर और वाटर भी है, पर उनका सप्लाई बहुत ज्यादा अबंडेंट है तो हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है. इसी तरीके से अगर कोई चीज वेल्थ कब गिनाती है, जब उसकी यूजफुलनेस तो है पर उसके साथ साथ उसकी कमी भी है, क्योंकि अगर उसकी कमी होगी तभी लोग उसका वैल्यू समझ सकेंगे. दोज कमोडिटीज, कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स,
which are scarce in supply in relation to the demand. मतलब आपकी डिमांड के रिलेशन में वो कम है, ऐसा नहीं कि उसकी कमी है, पर जितनी उसकी डिमांड है उसके मुकाबले उसकी कमी है. And possess exchange value beside useful are called wealth. Goods which are useful but not scarce do not have exchange value. जो goods useful होते हैं पर scarce नहीं होते तो उनकी exchange value नहीं होती. जैसे आप लोग को मैंने already example दे दिया है, sunlight और air are not called wealth in economics. क्यों ऐसा कहा गया है? I'll explain it again. जो goods अगर यूजफुल है, जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, पर अगर वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अबंडेंटली अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी. पर अगर कोई चीज ऐसी है जो यूजफुल है पर उतना अवेलेबल नहीं है, उसकी डिमांड के मुकाबले उसका सप्लाई बहुत कम है, तो उस कंपैरिजन में उसके एक्सचेंज वैल्यू रहती है और इसीलिए वो यूजफुल कहलाता है, क्योंकि उसके एक्सचेंज वैल्यू भी होती है और इसीलिए उसे वेल्थ कंसीडर करेंगे. समझ में आया? मतलब अगर जैसे पानी है तो पानी भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, पर पानी हमारे लिए अबंडेंट है सप्लाई में, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो वेल्थ कंसीडर नहीं किया जाता. इकोनॉमिक्स में वो चीज वेल्थ है जो यूजफुल तो है लेकिन उसके डिमांड के कंपैरिजन में वो स्कैर्सिटी में है. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. It should have physical or intellectual exchange existence. Sorry, it should have physical or intellectual existence. Physical या intellectual existence होना जरूरी है. फिजिकल क्यों? जैसे टेंजिबल जो रहता है वो, जिसमें आपकी फिजिकल एबिलिटीज आ जाती है. इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में मतलब जैसे नए आइडियाज ले लो, जैसे व्हाइट कॉलर जो जॉब होती है, जो एकदम व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जिसमें आप सिर्फ एसी कैबिन में बैठते हो और उसमें वहां पे आपका फिजिकल काम बहुत कम रहता है, इंटेलेक्चुअल वर्क ज्यादा होता है, पर उनके फिजिकल एफर्ट्स कम होते हैं, उनको पूरा दिन दिमाग से काम लेना होता है, फिर भी वो पैसा ज्यादा लेते हैं. किस चीज का पैसा ज्यादा होता है? उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का. समझ में आया? तो wealth should have an existence which can be exchanged. The ability to understand the aptitudes of human beings. अगर आपको पता हो कि बहुत सारे aptitude टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में aptitude टेस्ट होते हैं, जॉब्स के लिए aptitude टेस्ट होता है. aptitude बेसिकली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होता है. मतलब जो बेसिक नॉलेजेस होती है, जैसे आपको मैथ्स थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, डिकोडिंग कोडिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है वो चीज है, और फिर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक इंग्लिश होना जरूरी है. तो ये चीजें एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है. तो एक ऐसी एबिलिटी जो अंडरस्टैंड करे ह्यूमन बीइंग की एप्टीट्यूड क्या है, उनके फिजिकल एबिलिटीज आर द इनेट एबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड आर यूजुअली नॉट एक्सचेंज. जैसे हमारे ये सारी जो चीजें हैं, एप्टीट्यूड्स और फिजिकल एबिलिटीज और असेट्स, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा असेट्स है. जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिन में 8-9 घंटे भी काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क फॉर 9 hours स्ट्रेट विदाउट इवन ब्रेक्स. तो इस तरीके से ये उनकी एबिलिटी कह सकते हो. या फिर कुछ लोगों का मिन्यूट वर्क बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग बहुत बारीकी से और बहुत प्रिसाइसली काम करते हैं, तो ये सारी उनके इनएट क्वालिटीज होती है जो एक्सचेंज होती नहीं है. In today's world, however, the intellectual ability of human beings, पर हमारी जो intellectual abilities होती है, जैसे मैंने कहा ना कि व्हाइट कॉलर जॉब में आपको पैसे मिलते हैं उस चीज के, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आपकी एक्सचेंज होती है. ठीक है. एप्टीट्यूड ह्यूमन बींग्स के जो होते हैं वो आपकी इनेट क्वालिटीज होती है, आप उसे बेच नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जांपल से समझो कि कोई इंसान है जो बहुत जल्दी क्लाइंबिंग कर सकता है, तो वो ऐसा बोले कि मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मेरे बदले क्लाइंब कर ले. जैसे वो कोकोनट ट्रीज पे जो चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, अगर आप उन्हें देखो तो बहुत तेजी से चढ़ते हैं, तो वो उनकी इनेट कैपेबिलिटी है, वो इनकी इनेट क्वालिटी है. अब वो ऐसा बोले कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मतलब अगर वो मुझे पैसे दे और मुझे बोले कि भाई तुम चढ़ जाओ, तो मैं नहीं चढ़ सकूंगी, क्योंकि वो मेरी एबिलिटी नहीं है, वो उनकी इनेट क्वालिटी है. अब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होती है कि आप आपके आइडिया से सीखो दो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप राइटिंग करते हो, व्हेन यू वर्क एज अ राइटर, व्हेन यू वर्क एज अ कंटेंट राइटर, तो एक होता है घोस्ट राइटिंग, एक होता है घोस्ट राइटिंग, जिसमें क्या होता है कि लिख कोई और रहा है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं लिख रही हूँ,
पूरा राइटिंग मेरा है, लेकिन ना उस जगह किसी और का नाम लिखा जाता है, तो वो क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी जगह किसी और का नाम लिखा जा रहा है, उससे बोलते हैं हम घोस्ट राइटिंग। जो मेरी जगह किसी और का नाम जो लिखा जा रहा है, उसे हम कहते हैं घोस्ट राइटिंग। इज इट क्लियर टू योर? तो वो जो चीज है, तो वो क्या हुआ है कि किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो एक्सचेंज कर रहा है। समझ में आए? तो in today's world, however, the intellectual ability of human beings are like the ability to create new ideas or exchange for money in the market. Hence, the intellectual ability to create novel ideas and goods is called wealth. तो जो intellectual ability, आपकी physical ability is not wealth, पर आपकी intellectual ability जो है वो wealth है। Physical ability मतलब physical ability, of course, it is considered as wealth, but it cannot be exchanged. Is it clear? Whereas intellectual ability can be exchanged. Yet the ability of scientists to think is her quality and not wealth. But novel idea created by scientists is wealth. ये सब सच एग्जाम्पल है कि साइंटिस्ट की सोचने की जो क्षमता है वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी वेल्थ नहीं है, पर उससे कोई चीज बनाई गई वो हमारी बात है। समझ में आया? I'll repeat it again. जैसे एक टीचर, let's take an example of teacher, simple. जो टीचिंग हैबिट्स होती है, जो टीचिंग स्किल्स है, वो क्वालिटी है, पर उसकी वजह से सामने वाला इंसान, द अदर पर्सन इज लर्निंग नॉलेज, और उसके अगेंस्ट मुझे मनी मिल रहा है, उसके अगेंस्ट पैसा मिल रहा है, दैट इज वेल्थ। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स विच आर केपेबल ऑफ एक्सचेंज। वो सिर्फ उन गुड्स की बात करता है जो एक्सचेंज के लायक होते हैं। एक्सचेंज के लायक मतलब उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है। वेल्थ इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट। आई रिपीट, वेल्थ इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब वेल्थ मतलब पैसा, and therefore must be capable of getting exchange. Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption. आपका present से लेके future consumption भी वो satisfy करता है, and therefore must be capable of exchange. A house purchased today satisfy the present need of housing and can be sold in future to buy the goods. जो आज आपका घर है, अगर आपको सपोज करें कि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी, तो आप वो घर बेचकर नया घर खरीद सकते हो। Precious metals, land, etc. also possess this characteristics. मतलब हर वो चीज जिसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल सकता है, जिसे आप एक्सचेंज कर सकते हो, जिसे आप फ्यूचर में बेच सकते हो, वो वेल्थ है। जैसा गोल्ड, गोल्ड इज कंसिडर्ड एज वेल्थ, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी तब आप वो गोल्ड बेच कर उसके अगेंस्ट पैसा ले सकते हो। देन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका लाइफ कितनी है, वो कितने लंबे समय तक चलेगा। Wealth must possess durability. Durable goods can be used for the future exchange and for satisfying future needs, therefore become wealth. जैसे गोल्ड अगर मैंने आज खरीदा तो मैं ऐसा सोचा कि एक महीने बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो वो वेल्थ नहीं रहेगा। पर अगर गोल्ड मैंने आज खरीदा तो आज से सालों बाद भी मैं बेचने जाऊंगी तो मुझे उसका वैल्यू मिलेगा। हो सकता है उतना ही ना मिले, या हो सकता है कि उससे ज्यादा मिले या उससे कम मिले, पर मिलेगा सही। समझ में आया? तो वो हो जाता है वेल्थ। Goods which perish after single use cannot use for the future transaction, therefore are not wealth. हाँ, perish जो एक यूज में खत्म हो जाते वो वेल्थ कंसीडर होते नहीं। For example, land, house, precious jewelry are durable goods and hence can be considered wealth along with the other characteristics. Shares are also wealth. Of course, जो shares आप खरीदते हो वो भी wealth है। Food grains which are produced by a farmer are not wealth if they perish in a very short period of time. Likewise, labor of laborer is not called wealth. However, if food grains can be stored in cold storage for the long time and the market value increases in the future, then those become wealth. Hence, new technology has redefined wealth. हाँ, जैसे अगर फार्मर ने गेहूं वगैरह उगाया है, ठीक है, सपोज करो कि इस बार उसका बेचना नहीं हुआ या उसकी चीजें नहीं बिकी, तो वो सब कुछ खराब हो गया, तो वो वेल्थ कंसीडर नहीं होता। पर सपोज करो कि कोई फार्मर है जिसके पास बहुत अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज है, तो वो स्टोरेज फैसिलिटी होने की वजह से वो चीजें जो है उसे स्टोर कर पा रहा है, और फिर जब उसकी डिमांड हुई है मार्केट में तब वो उसे बेच सकता है, तो वो हो जाता है वेल्थ। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल।
Now, types of wealth. Wealth is divided into two parts: individual wealth and societal wealth, national wealth and international wealth. इंडिविजुअल वेल्थ, नाम क्या कहता है? इंडिविजुअल मतलब मेंट फॉर द प्राइवेट कंजम्पशन, सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर रहे हो, ठीक है. सोशल वेल्थ, कलेक्टिव कंजम्पशन, एक साथ जो सबके लिए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्राइवेट कंजम्पशन में आपके घर के बाहर जो गार्डन है वो प्राइवेट कंजम्पशन है. आपके घर के बाहर जो गार्डन है मतलब आपने आपके घर के साथ खुद आपके लिए गार्डन बनाया है, अटैच्ड गार्डन बनाया है आपके घर के साथ, तो वो आपका प्राइवेट कंजम्पशन है, मतलब आपका इंडिविजुअल वेल्थ. लेकिन बाहर जैसे हमारे वहाँ पे भरूच में मोदी पार्क है, फिर ये स्टेशन के पास वो जो दादा भाई बाग है, वो सारी चीजें क्या है? नर्मदा पार्क है, वो सारी चीजें क्या है? कलेक्टिवली लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो दैट इज सोसाइटल वेल्थ. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. नाउ नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ. जो हमारे देश में है, जो चीज हमारे वहां पर है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसका फायदा हमें दे रहा है, वो है नेशनल वेल्थ. और जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को फायदा दे रहा है वो हो जाता है इंटरनेशनल. समझ में आया? अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया को फायदा दे रहा है तो नेशनल वेल्थ, अगर पूरी दुनिया को फायदा दे रहा है तो इंटरनेशनल वेल्थ. I hope it is very much clear. I'll read it for you once. Wealth under the ownership of an individual meant for the private consumption, just underline private consumption, is called individual wealth. For example, house. Wealth under ownership of society, underline ownership of society, and meant for collective consumption, underline collective consumption, is called societal wealth. For example, dam. National wealth and international wealth. Wealth belonging to a nation and possessed and treasured by a nation. जो possessed and which is treasured by the nation is called national wealth. It helps to generate exchange value directly or indirectly for a nation. For example, rivers, mountains, literatures and scriptures, etc. International wealth is that wealth which is not owned by one nation but belongs to the whole world and can be shared by the several nation. इंटरनेशनल वेल्थ वो वेल्थ होती है जो एक दो नेशन को फायदा नहीं देती पर पूरी दुनिया को फायदा देती है, वो हो जाती है इंटरनेशनल वेल्थ. ओके, नाउ वेलफेयर. वेलफेयर का मतलब क्या होता है? आपका अच्छा होना, बेसिकली आपका जो भी स्टेटस है उसमें इंक्रीज होना, वो वेलफेयर. तरक्की बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं. वेलफेयर मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन. एनहेंसमेंट मतलब इंक्रीज, इंक्रीज इन लाइफ सिचुएशन. आप एक रूम किचन के घर में रह रहे हो, आप 4 बेडरूम हॉल किचन के घर में रह रहे हो, एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन. फिर एनहेंसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आप नॉर्मल शॉप से चीजें खरीद रहे हो, आप मॉल से चीजें खरीद रहे हो. एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट. आप बस से ट्रेवल कर रहे थे या रिक्शा से ट्रेवल कर रहे थे, आप अपनी कार में ट्रेवल कर रहे हो, ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब आपका पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो, उसे हम बोलते हैं वेलफेयर. द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज used by all philosophies from spiritual science to economics. All human activities and economic and non-economic are ultimately done for the purpose of improvement of life. सारी एक्टिविटीज इसलिए की जाती है कि हमारी जिंदगी में सुधारा हो. Welfare can be measured quantitatively in the context of growth and qualitatively in the context of development. याद रखो, वेलफेयर दोनों तरीके से देखा जा सकता है, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली. क्वांटिटेटिवली ग्रोथ की कितनी तरक्की हुई, क्वालिटेटिवली डेवलपमेंट. क्वांटिटेटिवली जैसे किसी इंसान का सपोज करो कि सैलरी 50,000 था, उसकी जगह 1,50,000 हो गया,
1,20,000 होगा, तो 1,50,000 से 1,20,000 हो जाना वो उसका वेलफेयर है, वो उसका ग्रोथ है क्वांटिटेटिवली। अब वो पहले सपोज करो छोटी सी वो फंटी जो होती है ना, छोटी सी कार, छोटी सी इंडिका जैसी कार, वो कार लेके आ रहा, अब वो क्रेटा लेकर आ रहा, तो क्वालिटेटिवली समझ में आया। तो दोनों तरीके से हो सकता है, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। In economics, subject of welfare can be subjected as to individual as well as collective. Individuals seek to make effort to improve his or her standard of living and well-being. It becomes subject of individual welfare, whereas collective welfare is improvement or development of overall nation. Okay, जब यहाँ पे when nations and governments seek to improve the growth, जहाँ पे देखो जब इंडिविजुअल मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम और आप इंडिविजुअल वेलफेयर, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स डाल रही है, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से वेलफेयर करने की कोशिश कर रही है, तो वो हो जाता है कलेक्टिव वेलफेयर, मतलब नेशन वेलफेयर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब वेल्थ और वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो जनरली व्हेन वेल्थ इंक्रीजेस वेलफेयर इंक्रीजेस। जब आपके पास पैसा बढ़ जाता है तो आपके पास वेलफेयर भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है ना, आपके पास चलो एक घर था, आज 3 घर हो गए, 4 घर हो गए, एक होंडा थी उसकी जगह 3-4 होंडा हो गई, एक कार हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेल्थ भी इंक्रीज हो रहा है और वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। More wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchasing power for owner, and hence greater wealth. This is largely true in case of individual. देखो मैं जैसे मेरा मानना ऐसा है कि वेल्थ और वेलफेयर ऐसा होना चाहिए कि सपोज करो कि ये पेंडेमिक जैसी वाली सिचुएशन आ भी जाती है, सबको कि ऐसा समझो कि 1-2 साल तक कोई कामकाज नहीं हो, तो अगर ऐसा ही आने वाले 5 साल तक भी चले, आने वाले 5 साल तक भी अगर चीजें ना खुले और काम ना खुले तो भी इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो है वेल्थ एंड वेलफेयर, तो वो है डेवलपमेंट। समझ में? बट व्हेन वेल्थ ऑफ अ नेशन इंक्रीज, अगर इंसान का वेल्थ बढ़ रहा है इन फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, तो जरूरी नहीं है कि उसका वेलफेयर भी इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम से ये तो बता रहा है कि वेल्थ बढ़ गई है, पर वो वेल्थ कुछ लोगों की बढ़ी है, हर इंसान की बढ़ी नहीं। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बट व्हेन द वेल्थ ऑफ नेशन इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, द वेलफेयर ऑफ पीपल विल इंक्रीज ओनली इफ द नेशनल इनकम इज equitable distributed among all sections of societies and among all sectors. Besides, a nation's welfare also depends upon social and cultural formation, and hence there is not always a direct relationship between wealth and welfare. So remember students, there is not a direct relationship between wealth and welfare. जरूरी नहीं है कि wealth बढ़ेगा तो welfare भी बढ़ेगा और wealth कम होगा तो welfare भी कम होगा. It can be anything, depends upon your culture and depends upon your society. I hope it is very much clear to you all students. We have studied about wealth and welfare, and in next class we'll move towards factors of production and trade cycle. Thank you so much students. Have a good day.